तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू पर, जो रिसर्च का दूसरा स्टेप है, लिटरेचर रिव्यू। तो आज टॉपिक का नाम दे दीजिए लिटरेचर रिव्यू, और इसको हिंदी में कहेंगे साहित्य समीक्षा। साहित्य की समीक्षा करेंगे हम। बढ़िया से लिखते हैं जरा, ठीक है। साहित्य समीक्षा, समीक्षा करना है भाई, यही हमारा टॉपिक है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये क्या है, व्हाट। उसके बाद क्यों करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो साहित्य की समीक्षा क्यों करेंगे। लिटरेचर, अच्छा पहले लिटरेचर भी समझेंगे कि वो क्या चीज है, फिर हम समझेंगे कि कहां से करेंगे, कहां मिलेगा लिटरेचर, ये कहां होगा, और उसके बाद पढ़ेंगे कितने तरह की समीक्षा होती है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो इतनी बात, चार बातें करने में तो मुझे लगता है कि हमारा 1 घंटा समय हो जाएगा। तो पहले आइए 4 बातें करते हैं, आपसे 2-4 बातें करते हैं। 4 बातें करते हैं, 2 बातें नहीं। क्या है, क्यों करते हैं, लिटरेचर क्या है, कहां से मिलता है, कितने प्रकार का होता है। तो 5 बातें हो गई। तो सबसे पहले ये मुख्य बात, लिटरेचर होता क्या है। लिटरेचर क्या होता है, साहित्य होता क्या है, साहित्य होता क्या है, लिटरेचर होता क्या है, इसको समझिए पहले। समझने से पहले एक बात, अभी कितने लोग हैं, 28 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। ग्रुप में कितने लोग हैं, ग्रुप में हैं 36 इंक्लूडिंग मी, यानी 35 लोग हैं। जुड़े हैं 27 लोग। कितने लोग नहीं हैं, 8 लोग नहीं हैं। उन 8 महापुरुषों का दर्शन मैं करना चाहूंगा। इतना लिखने के बाद मुझे लगता है ना कि आपके जीवन में मेरे से ज्यादा कोई नहीं बोला होगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रोज आओ रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। बाप रे बाप, इतना तो माता पिता भी नहीं बोलते होंगे इस उम्र में। इस उम्र में इनफैक्ट बोलते ही नहीं है। ठीक, तो मैं इतना बोल रहा हूँ। खैर, याद तो जीवन भर आऊंगा, इतना तो बहुत क्लियर बात है, ठीक है। ये बात तो बहुत, सही है सर। हाँ, याद तो जीवन भर रहूंगा इस क्लास के बाद भी, कि एक वैसा भी आदमी था जीवन में मिला जो निस्वार्थ बोलता था कि रोज आओ रोज आओ रोज आओ। खैर चलिए, कम टू द पॉइंट। साहित्य क्या है, देखिए, सामान्यतः जब हम लिटरेचर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जाता है हिंदी, इंग्लिश में, या जो भी लैंग्वेज में जो पोएम है, ड्रामा है, एशे है, स्टोरी है, यही सब। यानी कि जो साहित्य की विधा है, जो जॉनर है, जो वही दिमाग में आता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत वगैरह वगैरह, इसी को साहित्य बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिसर्चर के लिए साहित्य ये तो होता ही है, इसके अलावा भी साहित्य का मुख्य होता है ज्ञान। साहित्य का मतलब होता है नॉलेज। साहित्य केवल हिंदी और अंग्रेजी का ये कविता कहानी नहीं है। कोई भी ज्ञान लिटरेचर के लिए, एक रिसर्चर के लिए लिटरेचर है। मैं क्या कहा, शोधकर्ता के लिए किसी भी तरह का ज्ञान साहित्य के अंतर्गत आता है। चाहे वो अर्थशास्त्र का ज्ञान है, वो भी साहित्य है। चाहे वो आपका इतिहास का ज्ञान है, वो भी साहित्य है। तो साहित्य की समीक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि कविता, कहानी और फिल्म और उपन्यास, नाटक आदि की समीक्षा करना। नॉट एट ऑल। आप अपने क्षेत्र में जिस पर आप शोध कर रहे हैं, जिसमें आप शोध कर रहे हैं, आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हमसे पहले क्या ज्ञान उपलब्ध है। जो हम करने जा रहे हैं, जो रिसर्चर मैं करने जा रहा हूं, तो मेरे से पहले क्या, कौन सा ज्ञान उपलब्ध है इस लिटरेचर में, हमारे क्षेत्र में।
तो क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान क्या कही जाएगी? साहित्य कही जाएगी। बात आई समझ में? मैं समझा पाया कुछ भी? लिटरेचर हम उसको कहेंगे जो हमारे फील्ड में नॉलेज अवेलेबल है। जैसे हम इंग्लिश में अगर रिसर्च कर रहे हैं, मिथ्स पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे लिए लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर में जो भी नॉलेज अवेलेबल है वो हमारे लिए लिटरेचर है। अगर कोई फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए जो ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है वो उसके लिए लिटरेचर है। क्या ये मैं समझा पाया कि अभी मैं कुछ छोड़ रहा हूं? क्या ये मैं समझा पाया? यस सर। किसी को कोई आपत्ति परेशानी वगैरह वगैरह जो भी नहीं? तो साहित्य का मतलब होता है नॉलेज। साहित्य क्या क्या मतलब होता है? नॉलेज, ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान एग्जिस्टिंग हो, जो ज्ञान उपलब्ध हो, पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, वो ज्ञान साहित्य कहलाता है। एग्जिस्टिंग नॉलेज, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज इज लिटरेचर। अच्छा, एक बात बताइए कि हम जो समीक्षा करते हैं, अच्छा ये पहले ये समझते हैं कि ये ज्ञान मिलता कहाँ है, कहाँ है ज्ञान हो। ये तो हो गया ज्ञान क्या होता है। अब कहाँ का जवाब लेते हैं कि ज्ञान होता कहाँ है। तो बेसिक बात तो ये है कि ज्ञान इसी यूनिवर्स में है, इसी जगत में ज्ञान है, ज्ञान जगत में है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जगत ढूंढने जाएं, उस जगत में कहाँ जाएं? तो देखिए, ज्ञान जो है साहित्य, लिटरेचर के लिए, रिसर्च के लिए बुक में होता है, किताबों में होती है। सर आपकी आवाज कटने लग गई, जाने लगी क्या? और ऐसा है क्या? हाँ सर, थोड़ा कट गया था। अभी अभी पूरा कट गया था सर। अभी अभी कैसी बिल्कुल है? कटा। अभी ठीक अभी है। ठीक है सर, पर हाँ जी। हाँ, अच्छा, एक मिनट। अभी स्क्रीन का क्या हाल है? मतलब मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर, थोड़ा सा कटा था वो जो आप बोल रहे थे ना, एग्जिस्टिंग नॉलेज के बाद थोड़ा कट गया जी, बस एक मिनट। हाँ, ज्ञान, लिटरेचर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ज्ञान उपलब्ध है। अब देखिए, कहां से मिलेगा? इस जगत में ज्ञान भरा है, इस यूनिवर्स में ज्ञान भरा है, हर जगह ज्ञान है, जहां से मन वहां से ले लो। लेकिन ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि जहां से मन वहां से ले लो। एक सोर्स होता है। और साहित्य, रिसर्च के लिए, शोध के लिए ज्ञान बुक्स में होता है, ज्ञान आपका थीसिस में होता है, ज्ञान डिसर्टेशन में होता है, ज्ञान किसी रिपोर्ट में होता है, मतलब लिटरेचर किसी रिपोर्ट में होता है, लिटरेचर आर्टिकल में होता है, रिसर्च पेपर में होता है, कविता, कहानी, उपन्यास वगैरह वगैरह, वो सब बुक्स के अंदर आ गया। ठीक है, उसमें होता है, न्यूज़पेपर में होता है, न्यूज़पेपर्स में होता है, इंसाइक्लोपीडिया में होता है, इंसाइक्लोपीडिया मतलब समझते हैं ना, जो कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज, ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के लिए एक बहुत विस्तृत बड़ा स्रोत है, वो इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें सारे सभी प्रकार के नॉलेज अवेलेबल होता है, इंसाइक्लोपीडिया में होता है, न्यूज़पेपर में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेट में, इंटरनेट पर विकिपीडिया में होता है, यानी वेब पर होता है, वेब पर होता है। दीज आर द रियल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो अगर हम समीक्षा करने चले हैं तो समीक्षा भी हम इन्हीं सब चीजों का करेंगे। फिल्म में होता है,
फिल्मों में होता है, ज्ञान फिल्मों में भी है। फिल्म भी क्या है? अरे एक उपन्यास, फिल्म क्या है? एक नाटक है। फिल्म एक नाटक ही तो है, एक ड्रामा ही तो है, बताएं। तो यहीं पर ज्ञान है, जगत में बिखरा हुआ ज्ञान यहीं पर समेट कर रखा जाता है ना। तो हम जब समीक्षा करेंगे, जब समालोचना करेंगे, क्रिटिक करेंगे हम, तो इन्हीं सब चीजों का करेंगे ना। ए भाई मुड़ी हिलाइए लोग ऐसे ऐसे, हाँ, तब फीडबैक मुझे मिलेगा। आप बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम ऐसे ऐसे भी तो करिए। चलिए तो ये लिख लीजिए, दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये लिखिए, ये सब सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। ये किताबी बात, मतलब ये कहने में अच्छा लगता है, बट रियल सोर्सेज तो हम जगत का जाएंगे समीक्षा करने, हम तो इन्हीं सब का समीक्षा करेंगे ना। तो इस बात का भी जवाब मिल गया कि लिटरेचर होता कहाँ है। ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा हम ये पढ़ते हैं कि क्यों, आखिर लिटरेचर क्यों कर, रिव्यू क्यों करेंगे हम, वाई का जवाब लेते हैं। क्यों करेंगे, तो देखिए क्यों करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप एक बात तो समझते हैं ना कि लिटरेचर रिव्यू जो है एक ऐसा प्रोसेस है शोध में, जो आपका शुरू के दिन से स्टडी जो कर रहे हैं, मैं आपको बताया था ना कि सबसे पहला काम स्टडी करना होता है, देन आपको एरिया सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तब प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला स्टेज है, बट जब हम रियल रिसर्च करेंगे तो यहाँ तो स्टडी करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये है रियलिटी में, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी तो हम लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहला क्यों का जवाब ये हुआ, क्यों करेंगे, तो एरिया सेलेक्ट करने के लिए। लिखते जाइए आप लोग, एरिया सेलेक्ट, इसको लिखिए क्षेत्र का चुनाव करने के लिए। क्षेत्र का चुनाव करना है कि किस क्षेत्र में हमें शोध करना है। तो पहली बात हो गई कि एरिया सेलेक्ट करिए लिटरेचर रिव्यू करके। यहाँ पर जो रिव्यू है वो हम जो थीसिस में रिव्यू डालते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, बट लिटरेचर रिव्यू ही है ये भी। दूसरा कि प्रॉब्लम को फाइंड करने में, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों करते हैं, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए। अरे भाई आप पढ़िएगा तभी तो लगेगा कि क्या काम हो गया है, क्या क्या बाकी है, क्या गलत है, क्या सही है। बिन पढ़े क्या, बिना पढ़े तो कोई बात नहीं। देन रिसर्च डिजाइन तैयार करने के लिए, यानी कि कहें कि एक शोध की रूपरेखा तैयार करने के लिए, शोध की रूपरेखा तैयार करने के लिए। उसके बाद और क्यों करते हैं लिटरेचर रिव्यू, और क्यों करते हैं, न्यूनेस लाने के लिए, नयापन के लिए। अरे भाई जानते रहेंगे तब ना कि हमारे पीछे हो क्या गया है, तब तो नयापन आएगा। बोलो, बात ठीक कहते नहीं ना? सर, बात सही कह रहे हैं ना प्रगति? जी सर। बहुत क्लास छोड़ रही हो तुम, ठीक है ना? ध्यान रखो, नयापन लाने के लिए। ये बात हम जानेंगे कि हमारे पहले क्या हुआ है, तभी तो हम नयापन लाएंगे अपने कार्य में। तो उसके लिए भी लिटरेचर रिव्यू जरूरी है। एंड अब देखो, अब मुख्य बातें, ये सब तो था गौण बातें नहीं कहेंगे, ये तो आवश्यक था ही। इससे भी आवश्यक शोध में हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए, यानी कि हाइपोथेसिस परिकल्पना निर्माण के लिए। परिकल्पना निर्माण के लिए कुछ भी हम अनुमान तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे कुछ बैकग्राउंड में होना चाहिए। अनुमान लगाना भी एक कला है,
अनुमान सबको। अब एक बात बताइए, जब हम कुछ जानते ही नहीं है तो अनुमान कैसे लगाएंगे? अरे भाई कुछ जानिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, क्या हो, तब ना आप कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस इज एजुकेटेड गेस, नॉट वाइल्ड गेस। एजुकेटेड गेस होता है, यानी इसके उत्तर जो होते हैं वह एक समझदारी भरा उत्तर होता है, आंकड़ों पर आधारित उत्तर होता है, पॉसिबिलिटी होती है, उसमें संभावनाएं होती है, समस्या का समाधान होता है। तो ये सारे काम जब आपके पास कुछ अध्ययन होगा तभी आप कर पाएंगे। तो ये 5 बातें हो गई, इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसे। अगली बात लिखेंगे, छठी बात। मिटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगली बात लिख लीजिए। अगली बात है, देखिए, गलतियों से बचने के लिए, गलतियों से बचने के लिए ऐसा है, इतिहास हमें गलतियों से बचने सिखाता है। किस काम को करने में क्या परेशानी आई थी, कोई किस विधि का उपयोग किया था, ये सब हम जानेंगे तो हम अपने कार्य में कम गलती कर पाएंगे। जो एक बार गलती हो गई, किसी और ने कर दिया, तो हम वो नहीं करेंगे। ये होता है कि नहीं आम जीवन में? बताइए तो। आम जीवन में एक बार जो गलती कर दिए और उसका रिजल्ट भोग लिए, दूसरी बार करेंगे क्या? बताएं। नो सर, मतलब रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी ज्ञान, जो हमारा गलती है उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए, तो गलतियों से बचने के लिए, उचित विधि का चुनाव करने के लिए, उचित विधि, उचित विधि मतलब एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट मेथड्स एडॉप्ट करने के लिए। अच्छा, एप्रोप्रिएट मेथड एडॉप्ट करने के लिए दूसरों को देखकर ही हम सीखते हैं। एक बात और बता दूं, कॉपी के बारे में बार बार कह रहा हूं, कॉपी इज अ गुड थिंग इन एकेडमिक्स। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, खूब करना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ई वाली कॉपी की बात नहीं कर रहा। उसको पढ़कर समझिए और उसके फॉर्मेट को, उसके प्रारूप को फॉलो करिए। दिस इज ऑल्सो अ कॉपी। पैराफ्रेजिंग करिए, ये भी एक कॉपी है, पैराफ्रेजिंग भी एक कॉपी है। ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, किसी और के आइडिया है, बट यही तो करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, तमाम बातें साहित्य में कही जा चुकी है, अब कोई ऐसी बात नहीं बची है जो आप कहेंगे। हम उसी को अपने तरीके से कहते हैं। ये भी तो एक कला है, ये भी तो एक रिसर्च है। आप सोचते हैं कि पूरी तरह जो कबीर कहे हैं एकदम उनसे हम अलग कह दें, नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि साहित्य में ऑलमोस्ट सारी बातें कही जा चुकी हैं जो आज तक थी, जो आज तक घटित हुई, वो सारी बातें कही जा चुकी है। बस लहजा अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, हर बात कही जा चुकी है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कभी ना कभी कह दिया है। तो हम नया क्या कहेंगे? अपना लहजा बदल के नया कहेंगे। बात मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? लहजा बदल, ठीक है। लहजा बदलना मतलब अपना शिल्प बदल देना। शिल्प समझ रहे हैं आप लोग? शिल्प, शिल्प माने स्टाइल, शैली, शैली, शैली माने स्टाइल। स्टाइल, किस स्टाइल में कौन चलता है। बाल की अलग अलग स्टाइल होती है ना, कौन ऐसे झाड़ता है, कौन ऐसे झाड़ता है, कौन ऐसे लगाता है, कौन ऐसे करता है, ये सब शिल्प है, ठीक है। और हम क्या झाड़े, हम तो अब आगे से ये हो रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, अर्धचंद बन रहा है, अर्धचंद, ठीक है ना। एक कविता याद आ गई, नहीं सुनाएंगे, मैंने ही लिखा है, बहुत खतरनाक है, बाद में कभी सुनाएंगे।
अर्धचंद्र से। हाँ चलिए अगली बात, उचित एप्रोप्रिएट मेथड एडॉप्ट करने के लिए अगर मान लीजिए कोई सिद्धांत है को टेस्ट करने के लिए, किसी सिद्धांत की टेस्टिंग करने के लिए, अरे भाई जाने कोई सिद्धांत दिया है उसे आप गलत साबित करना चाहते हैं, उसको आप सही साबित करना चाहते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू करिएगा तभी तो होगा। तो सिद्धांत की टेस्टिंग करने के लिए, प्रिंसिपल की टेस्टिंग करने के लिए इसको लिखिए, प्रिंसिपल की टेस्टिंग करने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए, देखिए शोध का मुख्य उद्देश्य होता है टू ऐड सम न्यू नॉलेज विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये जानेंगे तब ना, रिपीटेशन से बचेंगे, नहीं तो वही काम करेंगे जो आप पहले से किया गया। और एक बात मैं बता दूं, लिटरेचर में, सोशल साइंस में ऑलमोस्ट 99.99 चीजें रिपीट ही होती है, मैं और भी बता देता। इसलिए अगर आप अपने आप में जो ये सोचते होंगे हम बिल्कुल नया दे देंगे सोसाइटी के लिए कि धरती उलट पलट जाएगी, वो काम रिसर्च में नहीं होता है। देखिए एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा इसको ऑफ कर दें, पॉज कर दें, चालू कर, कहिए कि काहे बंद किए थे, बेकार की बातें थी, मतलब ठीक ही बात थी लेकिन कई बार कर चुके हैं कई वीडियो में। आइए अगली बात, तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए यानी कंपैरिजन करने के लिए। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या, जैसे मान लीजिए आप जर्मन के लिटरेचर और हिंदी के लिटरेचर का तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। बहुत लिटरेचर में, सोशल साइंस में चलता है तुलनात्मक अध्ययन, इसका और इसका तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन चलता है, कंपैरेटिव स्टडी चलता है। तो भाई कंपैरेटिव स्टडी कब करिएगा, जब आपको जानकारी होगी दोनों लिटरेचर की, तब करिएगा ना। तो ये बेहद जरूरी है लिटरेचर रिव्यू करना, यहाँ भी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। और एक 11वीं बात, या जो भी नेक्स्ट, डेटा पाने के लिए, आंकड़े के लिए, डेटा के लिए। डेटा कहाँ से मिलेगा, लिटरेचर से मिलेगा। अरे भाई डेटा का स्रोत क्या है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट है, न्यूज है, ठीक है, बुक है, यही सब है ना। अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, सेकेंडरी डेटा का मतलब कि किसी और ने पहले कह दिया है, पहले जुटा कर रखा है, आप उसको फिर से यूज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलेगा, बुक से मिलेगा, आर्टिकल से मिलेगा, रिपोर्ट से मिलेगा, ठीक है, यही सब से मिलेगा, न्यूज से मिलेगा, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा अगर आपको पाना है देन यू हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू। तो these are the function of literature review। फंक्शन, क्यों का जवाब हुआ ये। क्या आप सहमत हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, कोई गिला, कोई शिकायत, कुछ बोलना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आगे बढ़े हम कि आगे बढ़े हम, बताएं, बोलिए बोलिए माइक, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जरा, अब हम आजकल जब से जमाना आया है इंटरनेट का, इंटरनेट का, वेब का जमाना आया है, तब से लिटरेचर रिव्यू करना और पाना बहुत आसान हो गया है। अब एक बात सुनिए, याद करिए वो टाइम जब इंटरनेट नहीं होता था, तो सूचना के स्रोत यानी ये सब बुक, पेपर, आर्टिकल कहाँ से मिलता था, लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से, ऑफलाइन पुस्तकालयों से, मतलब ऑफलाइन बोले तो जो आप जाते थे लाइब्रेरी में, वहां से मिलता था, वहां पर बना के कैटलॉग बना करके रखा रहता था और वहां से आप लेते हैं। वर्षों वर्षों लगता था लिटरेचर रिव्यू करने में, एक आर्टिकल ढूंढना है तो बहुत टाइम लग जाता था। आज तो बड़ी आसान है, तुरंत खट से इंटरनेट पर टाइप करिए, खट से बुक आ जा रहा है। लेकिन सोच के देखिए
कि आज से 10-15 साल पहले यानी 1995 से पहले, या इंटरनेट जब सुलभ नहीं था सबके लिए, उससे पहले लिटरेचर रिव्यू लोग कैसे करते होंगे, कहाँ से किताबें जुटाते होंगे, कहाँ से लिस्ट बनाते होंगे, कहाँ से बिब्लियोग्राफी बनाते होंगे, कितना जटिल कार्य होता होगा। शोध घूमना पड़ता था, इस लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, पता चला किसी से कि उस लाइब्रेरी में है, पता चला ड्यू के लाइब्रेरी में ये किताबें मिलेंगी, तो रिसर्चर ड्यू जाता था, ड्यू दिल्ली जाता था। पता चलेगा कि हैदराबाद की लाइब्रेरी में, तो हैदराबाद जाना पड़ता था। पता चलेगा कि यहाँ है, तो यानी कि घूमना पड़ता था लाइब्रेरी, और वहां से जुटा करके आप काम करते थे। लेकिन ये काम अब बड़ा आसान हो गया इंटरनेट के आने से। घर बैठे ही आप हर लाइब्रेरी घूम सकते हैं, सब लाइब्रेरी ऑनलाइन हो गया है। अब आप ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरी, अरे अच्छी यूनिवर्सिटी के, विदेशों के लाइब्रेरी भी ऑनलाइन हो गया है सब। तो अब तो सुलभ हो गया ना, पहले बड़ा कठिन था। और इनफैक्ट एक बात बताऊं, जैसे मेरे रिसर्च में इंडियन लिटरेचर बहुत कम है, नहीं के बराबर है। मुझे बहुत कम थीसिस मिली, 2 या 3 थीसिस मिली जो मेरे काम से रिलेटेड काम हुआ है अभी तक। बहुत ढूंढने खोजने ये सब करने के बाद 1-2 पेपर मिले। सोचिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूं और मुझे कोई किताब नहीं मिलता है इंडियन का लिखा हुआ, 1-2 बस मिला है, और वो भी इंटरनेट के माध्यम से मिला है। इंडियन सारे के सारे 150-200 किताबें हमने डाउनलोड किया है इंटरनेट से, सारे के सारे फॉरेनर्स है। तो अब एक बात बताइए, अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो हमारे पास कहाँ हिम्मत और उतना खर्च था कि जाके हम विदेश से जाएं, विदेश की लाइब्रेरी में इतने फेलोशिप में जाएं, घर बेचा जाएगा, खेत बधार बेचा जाता। तो हम वो काम करते क्या, इतने पागल तो है नहीं। तो सोच सकते हैं ना, पहले के रिसर्च में और आज के रिसर्च में सुविधा कितनी हो गई, बढ़ गई। किसी से मन उससे जो है मेल करके आप बुक मांग लीजिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को देखा कि कुछ किताबें हैं, कुछ थीसिस है या पेपर है, मैं डायरेक्ट उस ऑथर को मेल किया और आप विश्वास करिए उस ऑथर ने रिप्लाई दिया और मुझे बुक प्रोवाइड भी किया। फॉरेनर की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर रोजर सुई, अमेरिका में बहुत बड़े लिंग्विस्ट और फॉरेंसिक लिंग्विस्ट है, उनकी किताबें लोग पढ़ते हैं। मैं उनको मेल लिखा तो वो मुझे रिप्लाई किए और लगभग 20 से 25 अपनी किताबों का लिंक दिए जिसे मैं डाउनलोड किया। तो आज ये संभव इंटरनेट ने बनाया ना, बताएं, ईमेल ने बनाया ना। तो ईमेल इंटरनेट को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं रिसर्च के? बिल्कुल देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट जो है ना, इन सब स्रोत को दीजिए। ये आपका काम आसान किया रिसर्चर, कितना आसान हो गया। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके तब मिलने जाओ। मैं दिल्ली गया था, वकीलों से मिलना था, अपने ही अजीब प्रजाति के होते हैं, वो टाइम कहाँ देते हैं। इसलिए पहले एकदम ईमेल में लिख लाख करके फोन उन करके तब आते थे कि मेरा किराया बर्बाद ना हो, मेरा टाइम बर्बाद ना हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ स्रोत बता रहे हैं, ई लाइब्रेरीज के, ऑनलाइन लाइब्रेरी के स्रोत बता रहे हैं जहां से आप अपने लिए लिटरेचर डाउनलोड कर सकते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आप लिखिए सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। ऑनलाइन मतलब इसको कहेंगे ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। आप लोग कहते हैं ना किताब कहाँ से डाउनलोड करें सर, पेपर कहाँ से डाउनलोड करें सर। आज के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। सुनिए कहाँ से करें। शोध गंगा है ना, खाली शोधे गंगा बा शोध गंगा। सुन, अब सुनो हम जो कहते नहीं, आइए हाँ लीजिए पहले शोध गंगा लिखिए। शोध गंगा ये क्या है? ये इंडियन थीसिस जो भी रिसर्च होता है ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज में, या इंडियन थीसिस यहाँ पर मिलेगा। लिख लीजिए इंडियन थीसिस, इंडियन थीसिस, इंडियन थीसिस एंड डिजर्टेशन भी, सिनॉप्सिस भी वगैरह वगैरह कुछ मिलेगा। तो मतलब शोध गंगा ऐसे नाम लिख लीजिए। शोध गंगा के बाद शोध गंगोत्री, इस पे क्या मिलता है कोई बताएगा? बताइए ये अमरजीत, क्या मिलता है शोध गंगोत्री पर?
सर रिसर्च इन प्रोग्रेस टाइप्स का जो भी डाटा है, सिनॉप्सिस, एमआरपीज वगैरह, जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जो होते हैं, वो सभी चीजें इस पे हैं। थीसिस तो नहीं मिलेगा इस पर, जी नहीं आर्टिकल। सर, शोध गंगा आर्टिकल, रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन थीसिस। हाँ, सिनॉप्सिस देख भी लीजिएगा लोग क्या मिलेगा, शोध प्रपोजल्स वगैरह सर। हाँ, इस पे जो है ना, आप लोग इसका नाम केवल लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि एग्जाम में पूछता है सोर्सेज ऑफ, ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ, ये है देखो। उसके बाद एक पबमेड है, पबमेड, इस पर मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल जी, मेडिकल से पबमेड लिखते जाओ। अगला गूगल स्कॉलर एक है, रिसर्च गेट। हाँ हाँ मैं लिख पा रहा हूँ। देखिए गूगल स्कॉलर क्या है, आप गूगल पर टाइप करिए गूगल स्कॉलर, और गूगल स्कॉलर खुलेगा तो वहां भी एक टैब खुल जाएगा, जैसे सर्च करने के सर्च टैब खुलेगा, वहां पर कोई भी आर्टिकल, किताब, कोई भी आपका कुछ भी आप डालिए, जहां भी होगा ना इस इंटरनेट पर, जहां भी होगा वहां से खींच के ला देगा। जैसे जे स्टोर में है वहां से ला देगा, रिसर्च गेट में है वहां से ला देगा, जहां भी अवेलेबल होगा वहां से खींच कर ला के आपको दे देगा। गूगल स्कॉलर है, इसको ऐसी पर ढूंढिएगा, कोई भी किताब वगैरह या आर्टिकल वगैरह, ये खोज खोज के लाकर आपको उपलब्ध करा देता है। चलिए अगला, लिबजेन, लिबजेन है, लाइब्रेरी जेनेसिस जिसको कहते हैं, लाइब्रेरी जेनेसिस, लेकिन लिबजेन, lib.gen, यहाँ पर भी बुक्स मिलता है, और ये बुक्स जो है ना फॉरेनर बुक्स, इंग्लिश में मिलता है, इंग्लिश की किताब, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है, डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट्स के मिलता है, मतलब हिंदी का कम है यहाँ पर, हिंदी का नहीं। अगला जेड लाइब्रेरी नया चला है, बहुत फेमस है, तो ऐसा है ना कि आपको फ्री में बहुत कुछ दे देता है अपनी किताब। ये सब जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए बहुत सारे अवेलेबल है, हर फील्ड में, हर विधा के लिटरेचर बहुत सारे अवेलेबल है। जेड लाइब्रेरी के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी किताबें, इतनी अच्छी महंगी महंगी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने, मैंने बहुत दुनिया भर की किताबें डाउनलोड किया है जेड लाइब्रेरी से, लिबजेन से। तो आप लिख लीजिए, ये भी एक डेटाबेस है, एक्चुअली ये डेटाबेस है, यानी कि ये सब डेटा जुटा जुटा कर अपने पास रखे हैं, जेड लाइब्रेरी। उसके बाद जेड स्टोर, जे स्टोर, इस पर आपको आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह मिलता है। जे स्टोर माने जनरल स्टोर, इस पर जनरल के आर्टिकल, रिसर्च पेपर मिलता है, जे स्टोर कहते हैं, जे स्टोर। सर ये अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्री नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे भाई सब यूनिवर्सिटी में हायर करता है, यूनिवर्सिटी के इससे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के जो वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन होता है ना, उसी से हो जाता है, ठीक है। मिलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार जा करके अपने कैंपस में वाईफाई कनेक्ट करिएगा, और उस कैंपस से खोल लीजिएगा, आज वो ऑलरेडी होता है, उसी से कनेक्ट होता है, आप अपने यूनिवर्सिटी के वाईफाई से जाकर इसे खोल लीजिएगा, मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए, तो जे स्टोर होता है, उसके बाद रिसर्च गेट होता है, रिसर्च गेट, अकेडमिया होता है, एकेडमिया, ऐसे ही कुछ एकेडमिया। ये तो भाई ऐसा है ना एकेडमिया कि रोज एक एक पेपर आपको भेजता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेल के थ्रू, और एकदम टाइमली रोज एक पेपर आपके फील्ड से, जिस फील्ड के आप हैं वहां एरिया आप डाल दीजिए, रोज एक एक पेपर भेजेगा, लीजिए पढ़ लीजिए मालिक, पढ़ लीजिए मालिक, पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे करता है। अब मालिक है, पढ़े नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बोलता है, लीजिए बाबू पढ़ लीजिए, मेरे प्यारे बच्चे पढ़ लीजिए, एक रोज देगा, किताब दे देगा, रिसर्च पेपर देगा, आर्टिकल देगा, समीक्षा देगा, और अगर आप रेगुलर पाठक हैं तो आपसे ये रिव्यू भी कराएगा,
किसी और का पेपर अपलोड करना है या किसी जर्नल में प्रकाशित होना है तो आप कहेगा कि आप ब्लाइंड रिव्यू कराएगा, मतलब ब्लाइंड रिव्यू कराएगा, दे देगा। किसी और का है, आप जरा रिव्यू करके भेजिए, फॉर्मेट देगा उसमें कितना सही कितना। अगर आप रेगुलर पाठक हैं तो मेरे पास आता है रिव्यू करने के लिए कि जरा इसका रिव्यू करिए, ये पब्लिश होना है। खैर रेगुलर वाला, अब रेगुलर नहीं रहेगा तो नहीं भेजेगा, वो भी जानता है ना कि पढ़ता है कि नहीं, डाउनलोड करता है कि नहीं। इतना ख्याल रखने वाला जीवन में इंटरनेट देखिए कितना काम आसान कर दिया, बहुत ख्याल रखता है। ठीक है, क्या कोई दूसरा ख्याल रखेगा? एकेडमिया आपको ऐसे ख्याल रखता है, रोज देता है। उसके बाद जेस्टोर हो गया। साइट सीर है, साइट सीर भी एक डेटाबेस है, यहाँ पर भी आपको मिलता है साइट सीर। www तो सॉरी विकिपीडिया तो है ही, विकिपीडिया पर तो कुछ भी आता है, आप डाल लीजिए, विकिपीडिया बना के रखा है। वो भी क्या है, वो भी एक लाइब्रेरी ही है, अरे वो भी एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया भी है। विकिपीडिया पर जानकारी, बहुत सारी चीजें विकिपीडिया पर हम जानते हैं आजकल, बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए लिंग्विस्टिक्स के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, रिच, जिसका लिटरेचर बहुत रिच है, आप चाहें तो विकिपीडिया से बहुत कुछ पढ़ ले। वो तो ओपन सोर्स है ना, कोई भी उसको एडिट करेगा, कोई भी एडिट करेगा, इसका मतलब थोड़ा गलत थोड़े करेगा, जिसको जानकारी होती है एडिट करता है। हाँ, बट रिलायबिलिटी कितनी है विकिपीडिया की, ये थोड़ा अभी संदेह के घेरे में, मतलब बट बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब तो विकिपीडिया और भी अपने आप को रीच कर लिया, सोर्स भी बताने लगा कि किस सोर्स से हम ये बात कहे हैं। आप सोर्स पर जाइए, सोर्स वहां डाउनलोड कर लीजिए, विकिपीडिया पर सोर्स भी आने लगा है सब, तो अपने आप को बहुत ज्यादा इसने रीच कर लिया है। चलिए, तो विकिपीडिया भी लिख लीजिएगा। उसके बाद है सिमेंटिक स्कॉलर, सिमेंटिक स्कॉलर भी है, जैसे गूगल स्कॉलर है ना, वैसे ही सिमेंटिक स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर इससे ज्यादा रीच है। ठीक है, सिमेंटिक स्कॉलर। ईपीजी पाठशाला है, बहुत बार बोला हूं, कौन कौन अभी तक देखा है? यस सर। भाई साहब, पूरा पीजी लेवल का कोर्स, पूरा आपका नेट जेआरएफ से संबंधित पूरा आपका पीजी लेवल का कोर्स, लगभग 84 सब्जेक्ट्स के इस पर दिए हैं। पढ़िए, सुनिए, ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है, लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में है, निकाल के पढ़िए जितना पढ़ना है, कान में लगा लीजिए हेडफोन और पढ़िए, वीडियो सुनिए, ऑडियो में लगा दीजिए, सुनिए। साहित्य वालों के लिए और बेहतर है। अब मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल, तो अब जैसे कुछ कर रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, मान लीजिए कोई स्प्रेडशीट बना रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का काम है, सबको व्हाट्सएप में जोड़ना है, सबको फोन मेल करना है कि भाई कब आइब, कहिया आइब, कब बजे आइब, तनी भेज, आपन भेजा, ये सब पूछना है, स्प्रेडशीट तैयार करना है, अटेंडेंस शीट तैयार करना है, अपना कर रहे हैं और कान में लगाए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सुन रहे हैं। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसमें खाली फॉर्मेट बना दीजिए, दिमाग आपका कान जो है इधर रहना चाहिए, अपना काम करते रहिए। गाड़ी चला रहे हैं अब लगा लीजिए अब, लेकिन हाँ देखिए, मोटरसाइकिल चलाते हुए मत लगाइएगा, कार और में है तो जो साउंड वाला, वो भी हेडफोन लगा के कार चला के वो मत करिएगा, उसमें होता है ना जो गाना बजाते हैं जिससे, उसमें लगा लीजिए, सुनिए। बस में जा रहे हैं सुनिए, ट्रेन में जा रहे हैं सुनिए, ये ईपीजी पाठशाला की, वॉकिंग कर रहे हैं सुनिए, खाना बना रहे हैं सुनिए, कपड़ा धो रहे हैं सुनिए, लेकिन देखिएगा वो पानी में ना गिरे आपका हेडफोन, सतर्कता के साथ सुनिए। क्या मतलब, नहीं सुन सकते हैं आप? बिल्कुल सुन सकते हैं। कहिए कि यार सर इतना कौन करेगा, अरे हाँ भाई करिए, ज्ञान जहां से भी मिले अर्जित करिए, इतना सब, इतना आसान,
एक बात बताइए हमें, आज के 20 साल पहले और आज, अनु जी के टाइम की बात पूछ रहा हूँ, जब ये मैट्रिक वैट्रिक में होंगी या इंटर में होंगी, आपको लगता नहीं है अनु जी की थोड़ा सा ये पृथ्वी चेंज हो गई है, ग्रह वाला थोड़ा बदला है क्या, कि दूसरे ग्रह पर हम लोग शिफ्ट हो गए हैं? सूचना क्रांति का ये दौर कि मिनटों में कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास पहुंच जाए, मिनटों में मैसेज पहुंच जाए, कितना चेंज हो गया है ये समाज। वही समाज जो घंटों घंटों वर्षों वर्षों इंतजार कर ले रहा था, 1 वर्ष बाद मिलेंगे आपसे, भरोसा दिया, इंतजार हो गया। अब ससुरा ब्लू टिक हो के अगर कोई रिप्लाई नहीं देगा, धैर्य खत्म, जवाब देकर लड़ाई झगड़ा करके ब्रेकअप हो जा रहा। कितना अधीर हो गए हैं, कितना जो है कि हम अपने आप को बदल लिए। 15 साल पहले का समाज और आज का समाज में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि नहीं, बताइए? हुआ है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उस सूचनाओं का लाभ उठाइए, लगा लीजिए, सुनते रहिए, बस बात खत्म। चलिए अगला, ये सब तो दीजिए था, क्या है? सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। बाकी जो सोर्सेज है, पहले लाइब्रेरी तो हुआ ही करती थी, ये सोर्स नहीं था, एक प्लेस है, सोर्स ही मानिए। लेकिन अब ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ गया, जो बेहद आसान, कहीं से विश्व में कहीं भी किताबें लिखी हुई है, फटाक से जेड लाइब्रेरी पर डालिए, लिबजन पर डालिए, फटाक से खींच के ला देगा वो, दैट्स ऑल। तो मैं कहाँ का जवाब दे दिया, कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा, ले लीजिए। और भी होगा, ऑनलाइन सोर्सेज और भी होगा, मेरी जानकारी में इतनी है, या अभी इतने आ रहे हैं, याद हो गया। आइए अब टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कितने टाइप का लिटरेचर रिव्यू होता है? और देखो, ये डिपेंड करता है किस काम के लिए कर रहे हैं, किस काम के लिए है, फॉर व्हाट पर्पस। टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू डिपेंड्स ऑन पर्पस। पर्पस क्या है, उस आधार पर हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है? एक बात बताइए, पर्पस है प्रचार करना, कोई किताब लिखे आप, उसका प्रचार प्रसार करिएगा, तब तो जाके बिकेगी किताबें, तब तो लोग जानेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारा पर्पस है केवल प्रचार प्रसार करना, उस रिव्यू को कहते हैं इंडोर्समेंट रिव्यू। क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट रिव्यू। प्रचार के लिए समीक्षा। अब देखो, जैसे कोई फिल्म आई, कोई बुक लिखा, ठीक है, अभी कैसे बिकेगी, मार्केट में कैसे जाएगी? तो प्रचार करो। अब प्रचार का क्या तरीका हो सकता है? प्रचार का तरीका ये हो सकता है कि खुद फिट करो समालोचक को, रिव्यूअर को खुद फिट करो और उनसे कहो कि बढ़िया बढ़िया बातें मेरे बारे में लिखो, इस किताब के बारे में लिखो, एकदम ऐसा लिखो कि लोग मोहित हो जाए, पढ़ने पर मजबूर हो जाए। फिल्म के बारे में ऐसा बोलो, जाके सोनी टीवी पर कपिल शर्मा को भले पैसा दे दो और खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलवाओ, लोग अपने देखेंगे। ये प्रचार है, इंडोर्समेंट सब। अच्छा, फिल्म पर इसको क्या कहते हैं? फिल्म को जब प्रचार किया जाता है तो इसको तो करता है सब हीरो हीरोइन, प्रमोशन। ये भी एक रिव्यू ही है। प्रमोशन कराओ, लोगों से कराओ, तो चैनल से कराओ, वैसे ही किताब से कराओ। अब जैसे आजकल के जो लेखक है, चेतन भगत टाइप के, हाफ गर्लफ्रेंड लिख रहे हैं या क्वार्टर गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड, अगर ऐसी किताबें लिख रहे हैं तो क्या करेंगे वो? पाठक उनके लिए कौन है? हमारे जैसे नौजवान हो हैं,
इस सब से रिलेटेड हाफ गर्लफ्रेंड का वो क्या मतलब होगा मेरे दादाजी को, वो काहे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा प्रचार कराओ ना कि वो भी पढ़ने पर मजबूर हो जाए, प्रचार के बदौलत। तो प्रचार के उद्देश्य से जो समीक्षा लिखी जाती है पुस्तकों की, उसको इंडोर्समेंट रिव्यू कहते हैं। जो आपको ऑनलाइन, जैसे अमेजन पर कोई किताब अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर कोई किताब अवेलेबल है, बुक स्टोर पर कोई किताब अवेलेबल है, जैसे ही बुक को आप खोलते हैं उसके नीचे किताब का रिव्यू लिखा रहता है, तो ऑलमोस्ट इंडोर्समेंट रिव्यू होता है, जो कि बस एक पेज में हो गया, आधा पेज में हो गया। अच्छी अच्छी बातें दर्शकों को लुभाने के लिए, पाठकों को लुभाने के लिए की जाती है। मेरी बात समझे आप? इंडोर्समेंट रिव्यू क्या होता है? बोलिए बोलिए ना। जी यस सर। सर। ए भाई बोलिए, नहीं तो हम बंद हो जाएंगे। इंडोर्समेंट रिव्यू के बाद एक दूसरा रिव्यू होता है समरी रिव्यू। लिखिए समरी रिव्यू। इंडोर्समेंट रिव्यू के बाद समरी रिव्यू देखिए क्या होता है। समरी रिव्यू देखिए, समरी रिव्यू। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पर डालिएगा टाइप्स ऑफ रिव्यू ना, तो दुनिया भर का आ जाएगा। हमें वो दुनिया भर से मतलब नहीं है। मैं आपको मुख्यतः 4 तरह का रिव्यू बताऊंगा, एंड दिस ऑल डिपेंडेड ऑन द पर्पस। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस यू आर डूइंग द रिव्यू। तो सम इंडोर्समेंट रिव्यू बस बिक्री के उद्देश्य से, प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है केवल। अब मान लीजिए कोई किताब के बारे में नकारात्मक फैला दीजिए, तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अच्छा पता है, एक चीज थोड़ा लिख से हट के बता रहे हैं, आजकल एक रिव्यू का अलग तरीका ही, प्रचार प्रसार करने का अलग तरीका ही, किसी भी रचना को विवादास्पद बना दो, फिल्म को विवाद करा दो, हैं कोई ऐसा विवाद करा दो कि जो है कि लोग ले देखने पर मजबूर हो जाए। मैं फिल्म नहीं देखता हूँ बिल्कुल, जीवन में आज तक बहुत कम 5-6 फिल्म देखा हूँ, 5-6 से ज्यादा तो नहीं देखा हूँ। देवदास कम से कम 50 बार देखा हूँ। तो लेकिन इतना ज्यादा विवाद हुआ, पद्मावत, ये जो फिल्म आई थी ना, कौन था? पद्मावत है, पद्मावत। हाँ सर पद्मावत, कश्मीर फाइल। हाँ कश्मीर फाइल्स भी और पद्मावत, ये इतना ज्यादा विवाद हुआ कि मेरे दिमाग में गया कि ससुरा देख के खत्मे करो कि क्या चीज है। और ये विवाद के कारण हम देखे तो आजकल ये भी एक टेक्निक है फिल्म और किताबों को हिट कराने का, जानबूझ के विवाद करा दो। लोग चाहे घृणा करे चाहे प्रेम करे, देखेंगे तो कम से कम। सोच रहे हैं ना? तो आजकल ये भी एक टेक्निक है कि विवाद, पैसा देकर विवाद करा दो। और उन विवाद से ये कश्मीर फाइल्स कितना हिट हुआ, ये विवाद के कारण ही हिट हुआ। अगर विवाद नहीं होता ना, कंट्रोवर्सी नहीं होती ना, तो इतना हिट नहीं होता। तो प्रचार का रिव्यू से हटकर एक अलग तरीका ये भी है, मतलब रिव्यू तो है ही, समीक्षा तो है ही, इंडोर्समेंट रिव्यू है ही, लेकिन एक तरीका आजकल ये भी बन गया, जानबूझ के विवाद कराओ, रिव्यू से हट करे प्रोसेस। देखिए समरी रिव्यू क्या मतलब है? संक्षेपण समीक्षा। संक्षेपण समीक्षा, संक्षेप। देखिए कोई बातें, मान लीजिए 300 पेज की किताब है, 300 पेज की किताब है, वो क्या, उसका सार जो है 3 पेज में बना दीजिए, जिसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट भाव, ठीक है ना, भूमिका, इसको भूमिका कहिए। यानी आपकी, देखिए इस, माइक बंद करो, माइक बंद करो भाई, माइक बंद करो। देखिए इस दौर में कहाँ टाइम है लोगों के पास, किसके पास टाइम है? बहुत समय तो नहीं है। और क्यों 300-400 पेज पढ़ने जाए? पहले मान लीजिए पता चलेगा कि मेरे इंटरेस्ट का था ही नहीं, बेकार का हम ये करेंगे। तो इससे बढ़िया है इन सब चीजों से बचने के लिए, वो पूरे किताब में क्या कोई किया है, पूरे पेपर में क्या कोई लिखा है, उसका समरी एक जगह लिख दो,
200, 400, 500 शब्दों में। 500 पेज कोई तब पढ़ेगा ना जब लगेगा कि हाँ अच्छा है। तो ये कैसे लगेगा कि अच्छा है? तो एक समरी छोटा में दे दीजिए, वो भी एक तरह का रिव्यू ही। उसमें भी ये बताया जाता है कि ये किसके बारे में कह रहा है, मुख्य क्या चीज है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो समरी रिव्यू एक संक्षेपण में सार लिख दिया जाता है। बोलिए, बताएं। जी सर। मैं समझा यस पा रहा सर। हूँ? ये समरी जी सर। रिव्यू है। और इससे हमारे रिसर्च को कोई मतलब नहीं है। रिसर्च में ये सब नहीं किया जाता है। जो अच्छा चलिए एक और समझ लीजिए। तीसरा, जजमेंटल रिव्यू। जजमेंटल रिव्यू, इसको क्या कहेंगे? जजमेंटल को हिंदी में न्यायिक समीक्षा कहेंगे क्या? सर न्यायिक समीक्षा। निर्णायक। न्यायिक समीक्षा। यस सर, न्यायिक। न्यायिक या निर्णायक? सर आपने न्यायिक बताया हाँ। था जब हमें पहले। हाँ फिर ठीक है। जज उस जो जुडिशियल कहते हैं, न्यायिक को जुडिशियल कहते हैं, तो न्यायिक समीक्षा से निर्णायक समीक्षा कह दी। देखिए अनुजी, अभी भी मैं उस बात पर हूं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा, और यह शब्द विशेष संदर्भ में यूज होता है। जैसे अगर किसी जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट है और फिर उसको आप ले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले गए, या कोई एक्ट है, कोई बिल है, कोई ऑर्डर है सरकार का एग्जीक्यूटिव का पास किया हुआ, उसको आप ले गए उसका रिव्यू करने के लिए। इसके लिए शब्द प्रचलित है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा हिंदी में। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात मैं कर रहा हूँ जजमेंटल रिव्यू का, यानी निर्णायक समीक्षा। और निर्णायक समीक्षा में समीक्षक यानी रिव्यूअर, रिव्यूअर जो होता है वो जज करता है गलत सही का, किसी निर्णय पर पहुंचता है, किसी डिसीजन मेक करता है पढ़ करके। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, कोई सिद्धांत है, कोई की पुस्तक है, और पुस्तक मान लीजिए कि कोई सिद्धांत दे रही है, कोई भी पुस्तक है। अब उसका जजमेंटल रिव्यू क्या होगा कि उसका पहले डिस्क्रिप्शन दो, वर्णन करिए कि इस बुक में किया क्या गया है, वर्णन करिए। उसके बाद लॉजिकली एनालिसिस, लॉजिकली जो है ना, आप उसको डिस्कशन करिए, रिफ्यूट करिए, या आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्री करिए, लॉजिकली डिस्कशन करिए, एग्री करिए, एंड तब यहां जजमेंट दीजिए। ये प्रोसेस है जजमेंटल रिव्यू। कोई किताब आप पढ़े 500 पेज का, कोई प्रिंसिपल पढ़े, थियरी पढ़े, देन उस वर्णन दीजिए कि क्या कहा है, ये बात वर्णन करिए उसमें कि क्या इस वर्क में क्या किया गया है। देन लॉजिकल डिस्कशन करिए, और अगर आप रिफ्यूट करते हैं, उस बात से सहमत नहीं है, तो अपना पॉइंट दीजिए, और एग्री हो रहे हैं तो भी अपना पॉइंट दीजिए, एंड तब किसी जजमेंट पर, निर्णायक पर पहुंचिए। हाँ ये सही है या गलत है, समाज के लिए हितकारी है या फिर विरोधी है। किसी जजमेंट पर पहुंचना अपने रिव्यू से जजमेंटल रिव्यू कहा जाता है, किसी निर्णय पर पहुंचना। क्या मैं ये समझा पाया? बोलिए। खुशबू जिंदल, उधर क्या है दीवार पर? सर कुछ बोल रही थी मेरे रूम में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आगे बढ़ें। ये हो गया जजमेंटल रिव्यू, समझ में आया? बोलिए ना। जी सर। और अब जो है, अब हम मुख्य बात पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे रिसर्च के लिए जरूरी होता है, और वो होता है क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू, और इसको क्या कहेंगे क्रिटिकल रिव्यू में? किसको? समालोचनात्मक समीक्षा।
समालोचनात्मक समीक्षा, समालोचनात्मक का मतलब होता है समान आलोचना, समान आलोचना, जो जैसा है वैसी वाली आलोचना। तो देखिए एक्चुअली क्रिटिकल रिव्यू में इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उन कितने मूल्य का है ये अंकन किया जाता है, क्या इसमें है इसका अंकन किया जाता है, क्या नहीं है उसका अंकन किया जाता है, क्या हो सकता है इसका अंकन किया जाता है, यानी इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले ऐसी जो रिव्यू करते हैं, समालोचनात्मक रिव्यू करते हैं, और इन्हीं को हम थीसिस में, रिसर्च में एक हम सेक्शन बनाते हैं लिटरेचर रिव्यू का। हर थीसिस डिसर्टेशन में कुछ भी आप करते हैं तो एक चैप्टर के रूप में या एक सब चैप्टर के रूप में, चैप्टर या सब चैप्टर के रूप में एक करते हैं ना, एक पार्ट तो देते हैं ना लिटरेचर रिव्यू का, उसमें क्रिटिकल रिव्यू हम किया करते हैं। तो क्या करते हैं क्रिटिकल रिव्यू में, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट का जवाब देते हैं, ये पेपर है, ये बुक है, ये थीसिस है, ये क्या कहता है, ठीक है। कब लिखा गया, कब का जवाब देते हैं, व्हेन का, ठीक है। कौन का जवाब देते हैं कि कौन लिखा है, और इसका लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए सागर तिवारी कोई किताब लिखे, तो आप ऐसे लिखेंगे तिवारी, और सागर तिवारी 2012 में लिखे हैं, और मान लीजिए कि वो इस 20 नंबर पेज पर कोई बात कहे हैं, तो लिखेंगे आप तिवारी 2012 और 2 यहाँ कॉलम देंगे आप 20, या ऐसे कर दीजिए तिवारी 2012, ऐसे भी कर सकते हैं। एनालाइज्ड, एग्जामिन्ड, ठीक है, एक्सप्लोर्ड, क्रिटिसाइज्ड, हैज ट्राइड टू एक्सप्लोर, हैज ट्राइड टू सोन, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। यानी सागर तिवारी पूरा नहीं लिखेंगे, तिवारी 2012 पेज नंबर 20 यानी 20 नंबर पेज पर ये बात कहें, या हटा भी सकते हैं, पेज नंबर नहीं जरूरी है। तो अगर ये साइटेशन के रूप में देना है तो पेज नंबर देना चाहिए वैलिडेशन के लिए। तो देखिए ये तो लिखते ही है, क्या है, कब है, कौन है, इन सब का जवाब तो देते ही हैं। अब ये देते हैं मेथड कौन सा यूज किए हैं भाई साहब, कौन सा मेथड यूज किए हैं, रिजल्ट क्या आया है उनका, ठीक है। उसके बाद आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं, गैप क्या है, यानी क्या होना चाहिए, क्या खाली है जो ये इन्होंने नहीं किया है, और आपका उस पर व्यू क्या व्यू है। ये पूरा जो है ना, किसी अगर किताब के बारे में लिखते हैं तो जस्ट 1 पैराग्राफ में, अधिक से अधिक आधा पेज में हो जाए, 1 पेज में हो जाए। 1 पेज बहुत है, कोई भी किताब हो, कोई आर्टिकल हो तो कम से कम उसके लिए तो बहुत कम जगह लेना चाहिए, मतलब 20 लाइन 15 लाइन ऐसे में ये सारी बातें लिख दिया जाए। किस तरह का मेथड यूज किए हैं, आपका क्या आप एग्री है कि डिसएग्री है, क्या गैप आपको मिला, क्या काम ये छोड़ दिए हैं, क्या आगे होना चाहिए। आप अपना व्यू यहीं पर दे दीजिए और गैप दिखा दीजिए कि हमारा काम जो है इनसे इस मायने में अलग है, जो हम 1 पेज में लिख करके 20 लाइन में लिख करके थीसिस में एक अलग सेक्शन में लगाते हैं। और ऐसे ऐसे करीब करीब हम, डिपेंड करता है कि डेटा अवेलेबल कितना है, 20, 25, 30 ऐसा तो करते ही, लिटरेचर है तो ज्यादा करते हैं। तो ये हुआ क्रिटिकल रिव्यू जो हम अपने शोध के दौरान करके थीसिस में, डिसर्टेशन में लगाते हैं। आप अपने फील्ड से रिलेटेड अपने काम के आसपास जो काम हुए होते हैं, दैट इज क्रिटिकल रिव्यू, दिस इज जस्ट इवैल्यूएशन। तो बात समझ में आई। आज हमने आप लोगों से बात की कि साहित्य की समीक्षा क्या होती है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, लिटरेचर के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने ये बताया कि
टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कितने तरह के समीक्षा होती है। प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, बिक्री व्यापार के उद्देश्य से कराते हैं, उससे इंडोर्समेंट रिव्यू कहते हैं। समरी रिव्यू संक्षेपण करके छोटा में कर देते हैं। जजमेंटल रिव्यू वो निर्णायक रिव्यू होता है, निर्णय पर पहुंचा जाता है, सही गलत साबित किया जाता है। क्रिटिकल रिव्यू एक तरह से इवैल्यूएशन है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि फला व्यक्ति ने फला टाइम में फला काम किया है, फला मेथड का यूज किया है और उसमें ये कमियां हैं, ये गैप है, ये होना चाहिए। दैट्स ऑल। आज की कथा यहीं छोड़ देते हैं। अगर आपके मन में कोई गिला शिकवा शिकायत परेशानी तो आप बोलिए। आज मुझे यही बात करनी थी आपसे, मैं कर लिया। अब आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसी से रिलेटेड। जी बताएं। सर एक क्वेश्चन है दिया हुआ है इसी बुक में ही कि निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सर इसका दिया हुआ है फैक्टर एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, सिस्टेमेटिक एनालिसिस या कोई नहीं। तो उत्तर मेटा एनालिसिस। हाँ, उत्तर मेटा एनालिसिस होगा। मैं कहा यस सर। अरे 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 अरे, ये कौन है ये? अरे